मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, स्वागत है आज आपका एग्जाम के चैनल में। आज आप हम लोग बात करेंगे 3 जून के करंट अफेयर के बारे में। और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आज हुए हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट घटनाओं के ऊपर। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी आज इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं। तो उसके उसी क्रम में हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि Latvian parliament elects foreign minister Edgars Rinkēvičs as new president। तेलंगाना फॉर्मेशन डे हुआ है अभी 2 जून को। मेघालय में प्रोटेस्ट चल रहा था रिजर्वेशन को लेकर के, वो खत्म हुआ है। संजय वर्मा को एमपीआर का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अमरेंद्र प्रकाश को सेल का चेयरमैन बनाया गया है। इंडिया की जीडीपी में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। जेपी मोर्गन ने इंडिया जीडीपी को फोरकास्ट किया है अच्छे लेवल पे 5.5% लेवल के पे। और जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन जो कि काफी हाईएस्ट रहा है मई महीने में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और चलिए देख लेते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है, कौन सा खजाना छिपा हुआ है। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है ये बढ़ करके 14.3 ट्रिलियन हो गया है मई में। इसका मतलब हमारा देश डिजिटली काफी साउंड हो रहा है और लोग डिजिटल लेन देन पे काफी विश्वास कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट देखिए, अब भारत जो है डिफेंस में निर्यात करने लगा। देखिए डिफेंस के मामलों में निर्यात करने लगा भारत, कितनी अच्छी बात है। पीएम स्वनिधि ये पीएम स्वनिधि स्कीम का सेलिब्रेशन हुआ है। अब ये देखिए सिटी इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक पॉइंट है, इसको पढ़ेंगे। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट के स्टूडेंट है, जो टेक्निकल स्टूडेंट है, उनको ट्रेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में। ये देखिए इंपॉर्टेंट खबर, इंडिया डिफीट पाकिस्तान टू बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप। अब भारत ने पाकिस्तान को, इससे मुख्य खबर तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये देखिए शशि थरूर ने एक किसी बुक का उद्घाटन किया है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, डॉक्टर विजय दारदा के द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स का दोस्तों आज हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। और ये पहला पॉइंट ही क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि एडगार्स रिंकेविक्स लात्विया's फॉरेन मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लात्विया। ये फॉरेन मिनिस्टर थे पहले और अब ये वहाँ के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। Edvias Rinkevics, Latvia Prime Minister, has been elected as the new president of Latvia by the country's lawmakers. Rinkevics has been a strong supporter of Ukraine and has served as the country's top diplomat since 2011. ठीक है, यूक्रेन के मजबूत समर्थक हैं ये, और ये कंट्री के टॉप डिप्लोमेट 2011 से ही काफी ये राजनीति में सक्रिय हैं और काफी एक्टिव हैं ये। ठीक है, He won the election with 52 वोट, 52 वोटों से इन्होंने जीता है। वन मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू सिक्योर द पोजीशन, कटऑफ को पार करते हुए इन्होंने 52 वोटों से जो है विजय हासिल की है। और ये यूक्रेन के काफी प्रबल समर्थक हैं और ये पहले वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे और बाद में जनता के द्वारा और वहाँ के कानून के द्वारा ये वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो रक्षा मंत्री से सीधे सीधे इनका प्रमोशन हो गया है राष्ट्रपति के लिए। तो इस तरीके से इनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन है इनके करियर का। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में बता रहा है कि हमारा तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून को तेलंगाना बना था, वही सेलिब्रेशन किया गया है 2 जून 2014 को। और इट इज द स्टेट हॉलीडे एंड ऑब्जर्व विद परेड्स, कल्चरल प्रोग्राम एंड स्पीचेज, क्योंकि वहाँ का ये फॉर्मेशन डे है इसलिए उस दिन एक कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, परेड होते हैं और विभिन्न तरीके के भाषणों का और विभिन्न तरीके के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। The day is an opportunity to honor the sacrifice made by those who fought for the establishment of Telangana। तेलंगाना की स्थापना के लिए, तेलंगाना राज्य के लिए, तेलंगाना की सुख समृद्धि के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है या जिन लोगों ने योगदान दिया है, उनके योगदान को भी याद किया जाता है उस दिन। और तेलंगाना की कैपिटल कौन सी है, हैदराबाद। दोस्तों भूल न जाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, कहीं आंध्र प्रदेश कैपिटल हैदराबाद न कर देना। और केसीआर राव जो है वहाँ के काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं तमिलसाई सुंदर राजन है। दोस्तों इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। तो दोस्तों इस तरीके से हर एक पॉइंट जो है
माइंड में रखिए ताकि आपको समय पड़ने पर ये चीज़ें याद आ जाएं और आप एग्जाम में लिख सकें। कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें याद तो रहती हैं लेकिन एग्जाम में जाकर भूल जाती है। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीज़ों को देखेंगे, उतना ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेघालय फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू रिजर्वेशन फार्मूला। अपोजिशन लीडर है इन हंगर स्ट्राइक। ये अपोजिशन लीडर हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों? एर्डेंट बस बसाला मोल्ट, एर्डेंट फैसाला मोल्ट। बीपीपी एमएलए हैं, ठीक है। वॉइस ऑफ पीपुल्स पार्टी वहाँ की एक पार्टी है जो कि वहाँ पे अपोजिशन की पार्टी है, उसके ये लीडर हैं एर्डेंट। तो इन्होंने क्या कहा है कि मेघालय में 1972 से ही जो रिजर्वेशन की पॉलिसी चली आ रही है वो अभी भी चली आ रही है, तो उसी को रिन्यू करने के लिए, उस पर पुनर्विचार के लिए इन्होंने स्ट्राइक कर दी, हंगर स्ट्राइक। इन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है। कैसे टूटी है इनकी हंगर स्ट्राइक? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे रिजर्वेशन रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कि कमेटी इनके द्वारा जो मुद्दे हैं उस पर विचार करेगी और जो आरक्षण संबंधी जो नियम है उन पर पुनर्विचार करेगी। वहाँ पे तीन जनजातियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो वहाँ पे तो 40% तो आरक्षण है आपका गारो प्रजाति के लिए, और खासी जनता के लिए भी 40% का आरक्षण है, और 15% और बाकी अन्य लोगों के लिए है। आप न्यूज चैनल में आराम से देख सकते हैं, बाकी अन्य लोगों के लिए है। तो ये इसी रिजर्वेशन को रिव्यू करने के लिए, आज के हिसाब से रिव्यू करने के लिए इनका जो है स्ट्राइक हुई थी, और अभी इन्होंने स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि वहाँ की सरकार ने इनको संज्ञान में इनका मामला लिया है और उसके लिए कमेटी बनाई है। इसी बात से खुश होकर के इन्होंने जो है अपना हंगर तोड़ दिया है, ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में। ये काफी नियुक्तियां जो होती हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं हमारे देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमें नहीं इन्हें भूलना चाहिए। ये भी जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। संजय वर्मा टेक चार्ज एज द MRPL मैनेजिंग डायरेक्टर। संजय वर्मा जी ने MRPL के मैनेजिंग डायरेक्टर का अभी पदभार ग्रहण किया है। ये है मिस्टर संजय वर्मा। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संजय वर्मा ए मैकेनिकल इंजीनियर टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एडिशनल विथ decades of experience. He played a vital role in refinery growth. इनका जो है रिफाइनरी के उन्नति में, रिफाइनरी को आगे बढ़ाने में इनका काफी अच्छा योगदान है, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट रह चुके हैं, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी, ये कौन सी कंपनी का संबंधित किससे? पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कंपनी इन मैंगलोर कर्नाटका वाज इस्टेब्लिश इन 1988। तो MRPL कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1988, और ये है कहाँ पे? मैंगलोर कर्नाटका में। क्या है? ये रिफाइनरी से संबंधित है, ऑयल रिफाइनरी की कंपनी है ये, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं मिस्टर संजय वर्मा। और ये कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1988 में, और ये स्थापित कहाँ पे हुई थी? ये मैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। वर्मा लीडरशिप लेड MRPL स्टेबल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इनके लीडरशिप में देखिए MRPL जो है काफी अच्छे पोजीशन पे, आर्थिक रूप से भी काफी सुदृढ़ हुआ है और परफॉर्मेंस वाइज भी काफी सुदृढ़ हुआ है, इसलिए इनको इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अब इन्होंने देखिए कितने लंबे समय तक वहाँ का कार्य किया, 1993 से कार्य किया इन्होंने, 1993 से 2023, काफी ज्यादा साल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से उन्होंने एक ही कंपनी ज्वाइन की और उसी कंपनी में काम करते रहे, उसी कंपनी के बारे में सोचते रहे। इसलिए दोस्तों इसे सीखना चाहिए कि हमें बार बार कंपनी नहीं स्विच करनी चाहिए। जो IT के इंजीनियर होते हैं वो बार बार कंपनी स्विच कर देते हैं और एक छोटे से पैकेज के लिए, और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनकी प्रगति भी उस कंपनी में भी जरूर होगी, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो नहीं होगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और क्या बताता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भी हमारा एक महत्वपूर्ण नियुक्ति को लेकर के ही है। तो देखिए ये अमरेंदु प्रकाश टेक चार्ज ऑफ सेल चेयरमैन। देखिए दोस्तों, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को कहा जाता है, तो उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? अमरेंदु प्रकाश जी।
ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। सेल के चेयरमैन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अमरेंद्र प्रकाश प्रीवियसली द डायरेक्टर, ये पहले डायरेक्टर रह चुके हैं इंचार्ज ऑफ सेल बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। इसी सेल बोकारो सेल में वो पहले डायरेक्टर रह चुके हैं। हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब पहले पहले ये डायरेक्टर थे, अब क्या हो गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेल के ये बनाए गए हैं नए, ठीक है। He played a significant role in driving the business transformation and financial turnout of the sale, bringing the company back to the profitability। तो दोस्तों, जो भी कंपनी को फायदे में लाएगा, जो भी उसकी परफॉर्मेंस में अच्छा वृद्धि करेगा, उसी की पदोन्नति होगी। अभी पिछले स्लाइड में देखा आपने, संजय वर्मा ने भी एमआरपीएल को स्टेब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वैसे ही सेल को मजबूत करने के लिए, सेल का परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए, सेल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए इनकी नियुक्ति में सेल चेयरमैन के रूप में हुई है। प्रकाश लीडरशिप एज द बोकारो स्टील प्लांट रिजल्टेड इन द रिमार्केबल प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ईयर इन सेल स्टेब्लिश कब हुई थी, 1954 में। HPSU under the Ministry of Steel has been instrumental in the growth of the Indian steel industry. It expanded its operation by setting up integrated steel plants across the country. तो सेल की स्थापना कब हुई थी, 1954 में, ठीक है। किससे संबंधित कंपनी है ये आपका स्टील इस्पात से संबंधित कंपनी है। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो है अमरेंद्र प्रकाश। पहले वे इसी कंपनी के डायरेक्टर थे, अब उनकी पदोन्नति करके इस कंपनी का उनको चेयरमैन बना दिया गया है, क्योंकि इस कंपनी को काफी अच्छे फायदे मिले गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या है। जेपी मोर्गन raises India financial year 24 GDP forecast to 5.5% amidst global economic concern, ठीक है। जेपी मोर्गन क्या है, ये सर्वेक्षण करती रहती है, एक कंपनी है ये, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे कंपनी MNC है, ठीक है, जो कि बहुत सारे सभी देशों का यह आर्थिक सर्वेक्षण करती रहती है। कौन से देश की जीडीपी क्या होगी या जीडीपी क्या थी, जीडीपी का कंप्लीट एनालिसिस करती रहती है। उसी कंपनी ने क्या कहा है कि 5.5% जीडीपी ग्रोथ का इन्होंने अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। इसी कंपनी ने देखिए पहले इन्होंने क्या किया था, पहले 5% लगाया था, लेकिन अभी 5.5% यानी हमारे जो है जीडीपी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इससे इतनी ग्रोथ को देख करके पूरी दुनिया जो है चकित हो गई है कि भाई भारत कितना प्रगति कर कैसे रहा है। JP Morgan has increased the forecast for India GDP growth rate 5.5% of fiscal year 2024. India's economic performance exceeded the expectation with a growth rate of 6.1% the March quarter, ठीक है। 6.1% का ग्रोथ लेकर के ये हमारी जो है अभी 2024 के लिए कितना ग्रोथ अनुमानित किया गया, 5% का। इस मार्च क्वार्टर में क्या था, 6.1% का ग्रोथ था। इन सभी ग्रोथ को मिला करके जो है अब फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो ये जीडीपी फोरकास्ट किया गया है वो है 5.5% का, जो कि सभी देशों को, यूरोप, अमेरिका और भी जितने देश हैं सभी देशों को ये चकित कर दे रहा है, और स्वयं भारतीयों को भी, ठीक है। However, JP Morgan warns that India could still face challenges from global economic slowdown and tighter financial condition। इतनी जो है वृद्धि तो हुई है, 5.5% का यह वृद्धि दर तो दिखा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि इंडिया में जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड फाइनेंशियल कंडीशन संबंधित चैलेंज भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखिए, हम कई देशों को जीडीपी में पीछे भी छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो जर्मनी से अभी थोड़ा सा पीछे है। अब जर्मनी बस एक यूरोपीय देश है जो कि जीडीपी में हमसे आगे। जब जर्मनी क्रॉस हो जाएगा तो हम कोई भी यूरोपीय देश उसमें हमारे टक्कर, मतलब उस टॉप 5 में नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जर्मनी का इंडिया का स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सही में बढ़ रही है, क्या सही में लोगों को इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इस तरीके से आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में। मतलब जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों का भाई
जो इनकम होती है पर कैपिटा इनकम वो भी बढ़नी चाहिए। तो हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यूरोपीय देशों की तुलना में, कि अगर हमारी जो है पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों से बहुत कम है। जैसे वहाँ पे मान लीजिए चाइना की चाइना की चाइना की जो है 13,000 कुछ है पर कैपिटा इनकम डॉलर, ठीक है, और हमारी कितनी है 2,000 समथिंग है कुछ ऐसे करके। तो देखिए कितना वृद्धि, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जीडीपी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हमें जो है पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देना चाहिए। मतलब ये जो ग्रोथ रेट है वो और भी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके हम कई और देशों की तुलना में और देशों के साथ खड़े हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से खुश होने की बात तो है ही कि जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि बस जीडीपी बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बस हमारा देश प्रगति कर रहा है। अरे कर कहाँ रहा है तुम, आप देखिए अपना आसपास देखिए, किसानों को देखिए, उद्योग को देखिए, खुद अपने को आकलन कीजिए कि क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है, तब जाके आप खुद पता लगा सकते हैं एक्चुअल ग्राउंड पे। अब देखिए जीएसटी रेवेन्यू के बारे में आपको बता दें। जीएसटी रेवेन्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कलेक्शन है मई में 12% जो है ये बढ़ा है। 1.57 लाख करोड़ रुपए का टोटल जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर मे showed a 12% year on year increase reaching a 1.57 lakh करोड़। ठीक है, this marked the 15 consecutive months where monthly collections surpassed the 1.4 लाख करोड़। ठीक है, लगातार 15 महीनों से जो जीएसटी का मंथली कलेक्शन आ रहा है 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आ रहा है, जो कि मई में 1.57 लाख करोड़ रुपए आया है। ठीक है, While there was slight decrease from the April record breaking collection, इससे भी ज्यादा तो अप्रैल में हुआ था। 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन हुआ था, जो कि अभी अब मई में उससे कम है। लेकिन फिर भी ये जो लगातार ये 15 महीनों से लगातार 15 महीनों से ये जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है 1.4 लाख करोड़, उससे ज्यादा है 1.57 लाख करोड़। तो देखिए दोस्तों, जो जीएसटी बढ़ाने से सरकार की कितना फायदा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। अगर जीएसटी नहीं लगता तो सरकार को कुछ फायदा नहीं होता, और हम लोगों को भी कुछ, बहुत लोगों को फायदा होता, बहुत लोगों को फायदा नहीं भी होता। लेकिन जो है जीएसटी लगाने से सरकार को काफी फायदा हुआ है। और जो है जब सरकार का फायदा तो हमारा फायदा, हमारी प्रगति। जब सरकार का फायदा होगा तो सरकार जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं में पैसे को खर्चा करेगी और हमारे देश की प्रगति होगी। तो इसीलिए हमारे देश में जो नई योजनाएं जो चल रही हैं वो सब इन्हीं चीजों का नतीजा है कि सभी लोग जो है, अब पहले जितना टाइमली टैक्स नहीं पे करते थे, अभी सभी लोग टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं, तभी तो ये इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, तभी तो इतना पैसा मिल रहा है, तभी जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। अब देखिए अगला देखते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन रीच रिकॉर्ड हाई ऑफ द 14.3 ट्रिलियन इन मई 2023। हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है, हाईएस्ट रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा यूपीआई ट्रांजैक्शन मई में। ठीक है, कितना हुआ है 14.4 ट्रिलियन, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन में पहुंचा है। ठीक है, कैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया रीच रिकॉर्ड हाई इन मई 2023 टोटलिंग 14.3 ट्रिलियन एंड 9.41 बिलियन ट्रांजैक्शन। देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन मतलब गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से और अमेजन से, और जो भी जितने भी जो इंटरनेट के थ्रू जो हम लोग पेमेंट करते हैं, कंपनी कोई सामान लेते समय, उसको यूपीआई ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, this marks 2% increase in the transaction value and 6% increase in the transaction volume compared to April। मतलब महीने दर महीने, मंथ दर मंथ जो है लोग यूपीआई को अपनाते जा रहे हैं, और यूपीआई जो है बढ़ करके इस मई महीने में पहुंचा है 14.3 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन, 14.3 ट्रिलियन रुपए का जो है ट्रांजेक्शन हुआ है यूपीआई के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं दोस्तों अगला। द सर्ज इन द यूपीआई ट्रांजैक्शन अलाइंस विद द गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट एंड एक्सपेंड द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा पिछले पॉइंट में जीएसटी जो है
जीएसटी जो है काफी 1.57 लाख करोड़ बढ़ा था, और वो सब हुआ है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है। और जो आम जनता भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करती है, जो हम लोग करते हैं, उन सभी का टोटल वैल्यू जो है 14.3 ट्रिलियन मिलकर के हुआ है इस मई महीने में। तो दोस्तों जो है इंडिया जो है डिजिटली काफी साउंड होता जा रहा है, और लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक डिजिटल इंडिया के रूप में, जो प्रधानमंत्री का सपना था, वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। काफी लोग डिजिटली आकर्षित हो रहे हैं। अब देखते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया गया है, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 23 टाइम्स सिंस 2014 फ्रॉम 686 करोड़ रुपीज टू नियरली 16,000 करोड़ रुपीज इन 2022-23। पहले देखो, पहले 686 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट होता था, डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में। अब क्या हुआ, 16,000, ठीक है। कहाँ 686, कहाँ 16,000 करोड़, कहाँ 686 करोड़, कहाँ 16,000 करोड़। इसलिए यह 23 गुना जो है 2014 से 23 गुना वृद्धि हुई है किसमें, डिफेंस एक्सपोर्ट में। डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब भारत दूसरे देशों को जो डिफेंस से संबंधित सामग्री या सर्विस प्रोवाइड करवाता है, वो डिफेंस एक्सपोर्ट में आता है। मोर देन 85% कंट्री हैव रिसीव्ड डिफेंस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, showcasing its ability to design and develop high quality defense products। 85 देश भारत में विश्वास करते हैं किसके लिए, सुरक्षा से संबंधित उपकरण के लिए, सुरक्षा से संबंधित सर्विस के लिए, और सुरक्षा के मामले में 85 देश हम पे निर्भर है। तो इस तरीके से ये इसीलिए भारत का जो है डिफेंस एक्सपोर्ट इतना बड़ा है। करेंटली 100 कंपनी आर इन्वॉल्विंग एक्सपोर्टिंग डिफेंस गुड्स। भारत में 100 कंपनियां हैं जो कि डिफेंस से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित सामानों का एक्सपोर्ट कर रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, 100 कंपनियां भी खुल गई है, और जो है कितना अच्छा बढ़िया ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी इनिशिएटिव टू रिफॉर्म टू सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट एंड प्रमोट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत के योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और कई सारी पॉलिसी के द्वारा इसको सरलता प्रदान की है कि कैसे डिफेंस से संबंधित प्रोडक्ट बनाने के लिए, या उस कंपनी को उस तरीके की कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी बनाई है। उसी पॉलिसी का यूज करके 100 कंपनियां जो है अपना योगदान कर रही हैं डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट में, ठीक है। इंडिया रिड्यूस डिफेंस इंपोर्ट्स इन एविडेंट, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस इंपोर्ट मतलब डिफेंस का जो आयात होता है, जो हम लोग मंगवाते हैं डिफेंस से संबंधित सामान या सुरक्षा उपकरण, उसमें कमी आई है। विद फॉरेन प्रोक्यूरमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीजिंग फ्रॉम 46% इन 2018-19 टू ओवर 36% एज ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेंडिचर है, क्या किस चीज का, डिफेंस से संबंधित जो गुड्स का एक्सपेंडिचर है, वो 46% से घट करके 36% हो गया है। मतलब घटा है, मतलब हम लोग जो है अब दूसरे देशों से ज्यादा सुरक्षा उपकरण या सुरक्षा संबंधी सामान नहीं मंगवा रहे हैं। एज ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर इंडिया नाउ एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री एसेट एंड हैज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट ग्लोबली। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है कि इंडिया जो है सुरक्षा संबंधी उपकरण में नंबर 1 मार्केट हो गया है, और उसमें 100 कंपनियां हैं जो कि इस पहल को मजबूत बनाने में योगदान कर रही हैं। तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से अपने देश पे हमें गर्व होना चाहिए कि कहाँ देखिए 2014 में 686 करोड़ था, और कहाँ अब 16,000 करोड़ हो गया है 9 साल के अंदर ही। यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में।
तो इस तरीके से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है 2014 से 2023 तक, तो कितना बढ़ा है, 23 गुना बढ़ गया है। अब पैसे कितना रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है, 16,000 का। कितनी कंपनियां हैं, लगभग 100 कंपनियां हैं। ठीक है, इस तरीके से इससे संबंधित चार पांच क्वेश्चन जो है आ सकते हैं इस डिफेंस एक्सपोर्ट से संबंधित। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, और दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आपको तुरंत अपडेट मिलता रहे। अब देखते हैं, द पीएम स्वनिधि स्कीम ऑफर्स वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ आरएस अप टू 10,000 टू स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का, जो कि पीएम स्वनिधि, जिन्होंने आज तक ठेले वालों को, जो कि गली में दुकान लगाते हैं, उनके बारे में किसी सोचा नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत देश की करंट सरकार ने उनके बारे में सोचा है और उनको 10,000 रुपए तक का लोन देने का योजना बनाई है। ठीक है, इसको कहते हैं पीएम स्वनिधि। इसका फुल फॉर्म होता है, बताता हूँ, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर कैन repay these loans in monthly installment over a period of 1 year। 10,000 रुपए इनको मिलेंगे और ये 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 1 साल के अंदर दे सकते हैं। 10,000 रुपए 1 साल के अंदर, सोचिए कितना लंबा समय मिल जा रहा है 10,000 रुपए देने के लिए। 10,000 रुपए दिया किसी ने, अपना जो भी उस मार्केट से सामान लेना था, सामान लिया उन्होंने, सामान बेचा, इस तरीके से उनको फायदा होते जाएगा और वो जो है 10,000 जो है इनको 1 साल के अंदर कई इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। द स्कीम हैज प्रोवाइडेड माइक्रो क्रेडिट टू ओवर 3.6 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस इंडिया इन जस्ट 3 ईयर्स। 3 साल में 3.6 मिलियन स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। एज ऑफ जून 30, 2023, मोर देन 4.64 million loans have been disbursed, टोटलिंग आरएस 5,795 करोड़ रुपया इस योजना के तहत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को एज ए लोन दिया है। कब तक, जून 30, 2023 तक ऐसा करने का अनुमान है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से स्ट्रीट वेंडर जो है SVA, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है स्ट्रीट वेंडर के लिए, हमारे, ताकि उन लोगों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। उनके बारे में कोई सोचता नहीं था, इस सरकार ने सोचा है। और देखिए इस तरीके से हर एक लेवल पे जो है काम कर रही है, माइक्रो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक सरकार हर एक चीज पे काम करे। कहीं डिफेंस सेक्टर में, तो कहीं पे इस पे पीएम स्ट्रीट वेंडर पे, तो कहीं पे अपना देखिए जीडीपी कितना ग्रोथ हो रहा है और देखिए कितना देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी सक्षम संभव प्रयास हो वो करना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, इसका फुल फॉर्म है सिटी 2.0। ये क्या है, सिटी 2.0 क्या है, की वैल्यू इसकी है, एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन इन इंटीग्रेशन, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज एंड रिलेवेंस एंड फिजिबिलिटी। The Union Cabinet led by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the City 2.0 program। ये अभी प्रोग्राम अप्रूव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। The program is developed by the Ministry of Housing and Urban Affairs in collaboration with international organization। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं उनके साथ कोलैबोरेशन करके इस सिटी 2.0 का जो है प्रोग्राम किया गया है और इसका जो है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। सिटी 2.0 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2023 टू 2027। 4 साल के लिए सिटी 2.0 का योजना का जो है समय है
फोकसिंग ऑन सिटी इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से सिटी में इनोवेशन करने के लिए या इंटीग्रेशन करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए ये प्रोग्राम जो है चलाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। सिटी 2.0 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्रोग्राम को जो है पास किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए चाहे राष्ट्रीय सहायता हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता हो, हम लोग सहायता करते भी हैं, सहायता लेते भी हैं ताकि मनुष्य की प्रगति हो सके। देखिए यूक्रेन में अभी भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त के तहत हम लोगों ने कितना बढ़िया काम वहाँ पे किया था। सॉरी यूक्रेन में नहीं, यहाँ पे टर्की में आया था। वहाँ पे देखिए कितना बढ़िया हम लोगों ने काम किया था, ऑपरेशन दोस्त चला के दूसरे देश की हम लोगों ने सहायता की थी। इस तरीके से देखते हैं दोस्तों आईटी के फील्ड में क्या हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर विथ इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रेन 6000 स्टूडेंट एंड 200 एडुकेटर्स इन साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये टॉप कंपनी में आती है विश्व की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और गूगल कौन है? सुंदर पिचाई। इन्होंने क्या किया है, 6000 स्टूडेंट को भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है कि आप हमारे 6000 स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे और 200 एजुकेटर को ट्रेन करेंगे। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो शिक्षा होती है, एजुकेशन की, वो देंगे। क्यों? क्योंकि साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा वैसे ही साइबर फ्रॉड भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेट के माध्यम से होंगे। सभी फॉर्म या सभी जो भी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और ये सभी जो है उसमें आएगा साइबर। वो लोग क्या करेंगे, हैकर बहुत सारे आएंगे, तो वो लोग जो हमारा जो डिजिटल सिक्योरिटी है उसको ब्रेक करना चाहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसीलिए भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है कि साइबर सिक्योरिटी पे बढ़ावा देने के लिए। Microsoft has signed the MOU with the Directorate General of Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSTE). ठीक है, the collaboration aims to train 6000 students and 200 educators in digital and cyber security skill. Microsoft will offer various courses including artificial intelligence, जो आजकल चल रहा है, चैट जीपीटी जो चल रहा है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब हम मनुष्यों ने ही बनाया है और वो मनुष्यों को भी के लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है और उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है। उपयोगी इस टर्म में कि जहां हमें किसी काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है दोस्तों, चैट जीपीटी के माध्यम से तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर उसका आंसर मिल जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, ब्रिंगिंग द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए कितनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग, और कौन सी है? साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर इन सभी चीजों को भारत सरकार अपने जिम्मेदारी लेकर के अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर कोलैबोरेशन बढ़िया कर रही है और अगर ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ तो बहुत सारे लोग जो है जो यूपीएससी की तैयारी में अपना पूरा जीवन जो कि बर्बाद कर लेते हैं या कामयाब भी हो जाते हैं, ये नहीं कि बर्बाद करें, वो कहीं एआई में जॉब पा सकते हैं, कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में जॉब पा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में, कहीं साइबर सिक्योरिटी में। इस तरीके से बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी है जिनको बहुत लोगों को पता नहीं होता है और वो सिर्फ एक ट्रेडिशन पे चलते हैं। बीए करना है, एमए करना है, बीटेक करना है, बीटेक करके हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग कर लिया, फिर एमबीए कर लेना है, फिर हमें यार अच्छा नहीं लगा, चलो हम अब थोड़ा आईएएस पीसीएस की यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, फिर डॉक्टर भी बन गया, फिर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और बाकी लोग तो भाई कर ही रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी। इस तरीके से देखिए जब ये सारी टेक्नोलॉजी आएंगी तो लोगों को साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता आएगी और लोग जो है डिजिटली स्ट्रांग होंगे और डिजिटली साक्षर होंगे। केरल देखिए इन सभी चीजों का उपयोग करता है, इसलिए केरल जो है भारत का सबसे ज्यादा डिजिटली साक्षर राज्य है और सबसे ज्यादा साक्षर राज्य भी है। वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के राज्य सरकार जो है
काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है अपने नागरिकों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। अगर इसे केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, इस योजना को अगर किया जा रहा है तो बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे सभी युवाओं को नई नई तकनीकों के बारे में सीखने में बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे खास खबर सिर्फ आपके लिए क्या है। इंडिया इमर्ज्ड एज द चैंपियंस ऑफ हॉकी जूनियर एशिया कप बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को हरा करके इंडिया जो है आगे हुआ है, चैंपियनशिप बना है हॉकी जूनियर एशिया कप में। हॉकी के जूनियर एशिया कप में भारत जो है चैंपियन बना है, लेकिन बना कैसे, पाकिस्तान को हरा करके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसलिए इस पॉइंट को आप याद करें और आप जो है पढ़े आगे। द इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम डिफीटेड पाकिस्तान से 2-1 to win the junior Asia Hockey Cup. Angad Beer Singh and Arijit Singh Hundal scored goals for India while Abdul Basarat scored for Pakistan. ठीक है, भारत से किसने किसने, अरिजीत सिंह और वीर सिंह, इन दोनों ने इनने गोल किया है, और वहां से अब्दुल बसारत ने, ये भी अब्दुल बसारत वहां का अच्छा खिलाड़ी है। The victory marks India's fourth title in the tournament, having previously won in 2004, 2008 and 2015, और इस बार भी जीत लिया है। while पाकिस्तान has won the tournament, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है कि जीता नहीं है, पाकिस्तान भी 3 बार टूर्नामेंट जीता है। कौन सा टूर्नामेंट, जूनियर एशिया कप। ठीक है, जूनियर एशिया कप पाकिस्तान भी 3 बार जीता है, लेकिन इस बार इंडिया जो है जीता है 2-1 के गोल से। तो इंडिया 3 बार यानी 1, 2, 3 यानी 2004, 2008 और 2015 और इस बार 2023, यानी 4 बार जो है इंडिया ने इस जूनियर एशिया कप को जीता हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई भारतीय खिलाड़ियों को अपना दमखम, अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम लोग करंट अफेयर जो है टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर दोस्तों, ऐसे ही मैं कल भी लेके न्यूज आपको आऊँगा और आप करंट अफेयर के बारे में नई नई बातें बताऊँगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।